हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 वेलकम है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म वेदा नवोदय सैनिक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो आपके जेएनबी क्लास 11th के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पहले भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कुछ क्लास 10 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कराया था, कुछ पीवाईक्यू थे। तो यहाँ पे जो आज का लेक्चर है वो भी आपका पीवाईक्यू होने वाला है। अब ये आपको ढूंढना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ये बताएं कि ये कौन से ईयर का पीवाईक्यू है। ढूंढिए, पहचानिए, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं तो आपको लास्ट में बता ही दूंगा कि किस ईयर का पीवाईक्यू है, बट आप लोगों को जानना चाहिए, चीजों को सर्च करना चाहिए और जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उतने अच्छे से आपको आगे प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इस प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। देखो, अगर कोई भी इवेंट, ठीक है, नहीं होता है तो आपको पता है जब वो इवेंट हो ही नहीं रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और कोई इवेंट के पूरे पूरे होने की जो संभावना है, पूरी जो ऐसे कहते हैं कि इवेंट हो गया पूरा कंप्लीट, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी उसकी 1 आ जाएगी। जैसे तो प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 और मिनिमम 0, तो नहीं हो रहा है इवेंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। तो मतलब अनलाइकली टू हैपन मतलब वो होने की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है, बट वो 0 नहीं बोला गया है। अनलाइकली टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसके क्लोजेस्ट होगी, तो सीधी सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के क्लोजेस्ट होगी, यानी सबसे छोटी होगी, 0.001 होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बॉक्स कंटेन्स ओनली रेड, ग्रीन एंड व्हाइट बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज 2/5 and that of taking out a white ball is 1/5. If the box contains 18 green balls, then what is the total number of balls in the box? देखो, किसी भी बॉल की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, रेड हो, व्हाइट हो, ग्रीन हो, तो रेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई, प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो किसकी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो वो कैसे निकलेगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही तो होता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी दी गई है, 2/5 दी गई है। और प्रोबेबिलिटी जो है व्हाइट की कितनी दी गई है, 1/5 दी गई है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल लूं, तो क्या मैं ग्रीन प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल बॉल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ग्रीन बॉल की, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने, 18 ग्रैंड, मतलब 18 ग्रीन बॉल है ना, टोटल आउटकम हमने मान लिया, टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल, वही हमें निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जिसको हमने क्या ले लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल इज एक्स। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन अगर हम निकालें तो उसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जो देखो सारे जो इवेंट हो जाते हैं, जो सारी प्रोबेबिलिटी के जब आप सम करोगे तो 1 के इक्वल आती है, ये चीज तो बेसिक है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ग्रीन निकालनी है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 में से मैं क्या करूं, प्रोबेबिलिटी जो रेड की है वो, और जो प्रोबेबिलिटी व्हाइट की है उसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉमन ले लेता हूं। प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी है, 2/5, और व्हाइट की कितनी है, 1/5। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 3/5। एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की हमने कितनी निकाल ली बेटा, 2/5, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 2 2 9 18, क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर 5 इंटू 9 इक्वल टू 45। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगी, 45 आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी। मतलब आप ये मत सोचो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं बट आप ये मत सोच के चलना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि सिर्फ रेड निकाल दो, आते हैं उस तरह के भी, बट आपको प्रिपेयर हर चीज के लिए होना चाहिए। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, किससे वो प्रोबेबिलिटी किस किस पॉइंट के, किस नंबर के, किस वैल्यू के क्लोजेस्ट होगी, तो ये चीज आपको बेटा समझ के चलना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मॉडल क्लास मतलब ये है कि जिसका मोड ज्यादा होगा वो मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, देखो, लेस देन 10 5 दिया, यहाँ पे क्या है ना, डाटा आपका एक साथ मिला के दे दिया, आपको डिस्ट्रीब्यूट करके सही से डाटा लिखना होगा कि लेस देन 10 हम ले लेते हैं कि जो 0 से 10 वाला ब्रैकेट है
उसमें आपके 5 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग से फ्रीक्वेंसी लिखानी है, ये हमारी कम्यूटेटिव दी गई है, ठीक है। तो ये कितने हैं, 5 है। एक काम करते हैं, इस पे ब्लैक अच्छा दिखेगा ना, इस पे ब्लैक अच्छा दिखेगा ना, ठीक है, तो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं फ्रीक्वेंसी के, ठीक। तो 0 से 10 जो स्टूडेंट्स हमारे होंगे, मतलब मार्क्स लेस देन 10 मार्क्स, मतलब 0 से 10 मार्क्स जो है वो हमारे 5 स्टूडेंट्स के हैं, लेस देन 10 तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे। लेस देन 20 मतलब 20 से कम मार्क्स आए, कितने लोग हैं, तो आप बोलो 0 से 10 5 निकाल दिया, तो लेस देन 20 में यानी हम 10 से 20 वाले अगर निकालेंगे तो 15 माइनस 5 होगा यानी 10। ऐसे अगर मैं 20 से 30 वाले मार्क्स निकालूंगा, 30 माइनस 15 यानी 50, ठीक है। अगर मैं 30 से 40 मार्क्स निकालूंगा, 65 माइनस 30 यानी 5 माइनस गया 5, 6 माइनस 3 35। अगर मैं 40 से 50 मार्क्स निकालूंगा लेस देन 50, तो 85 माइनस 65 यानी 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 6 2 20। अगर 50 से 60 कितने बच्चे ऐसे हैं इनके मार्क्स 50 और 60 के बीच में, 100 माइनस 85 यानी 15। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपके पास स्टूडेंट्स हैं वो 30 टू 40 वाले मॉडल क्लास के हैं। ये आपका मोड होगा ना, 35 जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका मोड हो गया, ठीक है। तो जो मोड होगा, जो 35 जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जिसमें आई है, ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी जिसकी वही फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा मैक्सिमम वही आपका मोड। तो ये कौन से मॉडल क्लास का है, लेस देन मतलब ये है 30 से 40 वाला मॉडल क्लास का। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 वाला आपका क्लियर आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये आंसर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 देन tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा इज। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है आपको, सिर्फ ये करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है, बोथ साइड क्यूब आप करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब करने पर इसका भी क्यूब करोगे और इसका भी क्यूब कर दोगे। तो ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हो ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। ए क्यूब मतलब tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा प्लस 3ab यानी 3 इंटू tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा ब्रैकेट में ए प्लस बी tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 का क्यूब 8, ठीक है भाई। ये वैल्यू हमें निकाल के देनी है, तो ये हमारा आ रहा है tan क्यूब थीटा, इसमें तो हम कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब tan थीटा और cot थीटा आपको पता है कि cot थीटा को अगर मैं चाहूं 3 इंटू टेन थीटा हो गया, cot थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा प्लस cot थीटा की हमें वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी गिवन थी, 2 गिवन थी, मल्टीप्लाई 8। तो ये tan थीटा से tan थीटा कट गया और यहाँ पे हमारा आ गया tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा इक्वल टू 8, 3 दूनी 6 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका क्लियर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड so that BD equal to 12 centimeter and DC equal to 9 centimeter, there are sorry if the area of triangle ABC 189 centimeter square then the length of side AB। देखो जब भी इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा तो आपको ये समझ के चलना है कि इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें एरिया दिया तो साइड कैसे निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी होगा, यहाँ पे छोटे छोटे 3 ट्रायंगल बनेंगे, छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। देखो 3 ट्रायंगल्स कैसे कैसे बनेंगे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देख। ये सेंटर है ना, ये तो एक ट्रायंगल तो आपका ये बन गया और एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। अब आपको ट्रायंगल दिख गया होगा, अब आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। अब आपको दिख जाएंगे, देखो एक ट्रायंगल ये दिख गया, दूसरा ट्रायंगल ये दिख गया और तीसरा ट्रायंगल ये दिख गया, मैं नाम भी लिख दूंगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे पूरे ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया भी अगर निकाल दूं और उनको जोड़ दूं तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाले का आ जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं एबीसी को क्या क्या लिख सकता हूं, देखो ये वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, अब कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए अलग से, जैसे मान लीजिए मैं भी आपको दिखा रहा हूं, ये हमने ट्रायंगल लिया ये, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप अलग से लोगे तो अगर ये देखो तो इसमें क्या है, कोई भी ट्रायंगल आप इस तरीके से देखते हो, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये आपकी हाइट काम करेगी और ये आपका बेस काम करेगा, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखें, सुनिए, ठीक, अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, ये देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब देखो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। देखो, ये जैसे यहाँ पे ये ओडी जो रेडियस का काम कर रहा है, ऐसे यहाँ पे भी ये आपका रेडियस का काम करेगा। कोई भी आप यहाँ बना लो, ये सब आपकी रेडियस ही तो है। अब ये तो बेसिक प्रॉपर्टी पता है भाई कि सर्किल है, अब सर्किल के सेंटर से सर्किल बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट पे आप ये लेंथ अगर चेक करोगे तो ये क्या होंगी, सब रेडियस होंगे, तो ये तो रेडियस हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेडियस हो गई। अगर मैं हर ट्रायंगल को लेके देखूं, अगर मैं हर ट्रायंगल को लेके देखूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी की अगर मैं बात करूं, तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो जाएगा पूरा ए बी और हाइट कितनी हो जाएगी आर। ठीक है, सेम इसमें भी हाफ बेस हो जाएगा पूरा बी सी, हाइट कितनी हो जाएगी स्मॉल आर। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा मेरा ए सी और हाइट मेरी हो जाएगी आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाफ आर कॉमन निकाल लूंगा, बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहां तक क्लियर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका गिवन है 189। ठीक, सो 189 इक्वल टू रेडियस कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, 6/2। अब आ जाओ यहाँ पे, अब टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा। टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपका ये सर्किल है, ठीक है, और एक एक्सटीरियर पॉइंट है जो बाहर, यानी इस पॉइंट से भी बाहर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट से भी, तो जो ये दोनों टेंजेंट है इक्वल होंगे, यानी ये अगर स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगा। ये थ्योरम होती है क्लास 10th में, मैंने जब आप लोग मेरे पहले के क्वेश्चंस देखोगे वहां भी मैंने इस चीज को बताया हुआ है। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे कि जैसे ये 12 है तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये 12 हो जाएगी, ऐसे ये 9 है तो यहां से यहां तक की लेंथ 9 हो जाएगी। तो अगर मैं ए इस सिर्फ इतनी लेंथ को, आप चाहो तो इसको पॉइंट भी दे सकते हो, बट मैं पॉइंट क्या ही दूं, इतनी लेंथ को अगर हम x मानना है तो यहां से इतनी लेंथ भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि ये इस पॉइंट पे टेंजेंट आ रहा है ना, इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 3 जा 6 हो गया, 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 3 6 18, 3 3 9, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ए बी कितना है, ए बी आ जाएगा x प्लस 12, बी सी कितना है 12 प्लस 9 यानी 21, ए सी कितना है x प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे हो गया 63, ये आपका आ गया x और x 2x प्लस 21 और 9 30, 30 और 12 42, तो 2x इक्वल टू 63 माइनस 42 इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 4 2, 2 से अगर 21 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5। ये हमारा x आ गया। हमसे क्या पूछा है, ए बी पूछा है, तो आप बोलोगे पूरी जो ए बी है वो कितनी है, x प्लस 12 है, x हमने निकाला है कितना 10.5 और ये हमारा है 12, तो ये आपका हो जाएगा 22.5। सारी वैल्यू किसमें दी है, सेंटीमीटर से, 22.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखने की कोशिश करिए। और ये क्वेश्चन जो है ना, क्लास 10th वाले जो बोर्ड वाले बच्चे, वो भी एकदम ईमानदारी से इस क्वेश्चन को करें, ईमानदारी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A tangent PQ at a point P, a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q, that OQ बराबर 12 centimeter length of PQ। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा टेंजेंट पे ही क्वेश्चन है। देखो क्या, अगर हम, पहली बात तो सेंटर से जो टेंजेंट है उसके बीच जो लेंथ है वो क्या, रेडियस। तो ये तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आप अगर सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पे जो आप ये कनेक्ट करते हो रेडियस, ये आपकी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये तो हो गया 90 डिग्री। ये मेरी रेडियस है आर, लेंथ ऑफ पी क्यू ये मुझे निकालना है, लेंथ ऑफ पी क्यू, और ओ क्यू दिया है 12, यानी ये रहा 12 आपका। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि मेरा ट्रायंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं आंसर निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो मैं सीधे लिखूंगा इन ट्रायंगल ओपीक्यू, in triangle OPQ, this is a right angle triangle, so we are taking in this triangle Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस होती है, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, OQ का स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री के सामने, परपेंडिकुलर ले लो PQ स्क्वायर, बेस ले लो PO स्क्वायर। ठीक है, OQ स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, PQ मुझे निकालना है, और PO क्या है R, रेडियस कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, 5, PO जो है वो R 5 दे रखा, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, 14 माइनस 5 9, 3 माइनस 2 1 19, सो PQ इक्वल टू अंडर रूट 119, वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चाहूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि भैया सीधे कट 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 ये कर दिया, ये हो गया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आपको अपनी थ्योरम रिवाइज होनी चाहिए कि सर्किल के सेंटर से जो आपके टेंजेंट पे डाली गई जो लंब है, मतलब डाली गई रेखा मतलब जो रेडियस है वो लंब होती है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन and depression of the top and bottom of a lighthouse from the top of a 60-meter high building are 30 degree and 60 degree respectively, the distance between the lighthouse and the building। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, प्रॉपर डायग्राम बना के चलेंगे। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग है, उसके बाद ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा लाइन तिरछी बन गई क्या, अरे यार एक सेकंड, एक सेकंड रुको, ये भी तिरछी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब कर रहे हो तो क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये जो है ना हमारी, ये यहाँ पे क्या बोला गया है, 60 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 60 मीटर की बिल्डिंग है। अब देखो कैसे हमें पता चला कि ये बिल्डिंग है, ये लाइट हाउस है, सुनो लैंग्वेज पढ़ो, ये हमारा लाइट हाउस है, और इसके बीच की डिस्टेंस यानी ये हमें निकालनी x। ठीक, लाइट हाउस हमने ले लिया AB, ये हमने ले ली CD। अब क्या है, सुनो ध्यान से, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, पहला जो वैल्यू है वो एलिवेशन की है, ये ध्यान समझो क्योंकि बाद में रिस्पेक्टिवली बोला गया है, यानी एलिवेशन है 30 डिग्री, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, डिप्रेशन क्या है 60 डिग्री, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, तो उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप ऑफ, यानी हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टॉप ऑफ एंड बॉटम लाइट हाउस, यानी आप सीधे कहोगे सर, यानी यहां से मुझे यहां तक की जो बात है वो करी गई है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में। ठीक, तो इसका मतलब ये जनरल, मैं इस तरीके से बना रहा हूं ये जानबूझ के इस तरीके से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरा 30 डिग्री बोला गया है। ठीक, उसके बाद बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस, वो क्या है, डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे सर ये इस तरीके से बनता है, ये बनता है इस तरीके से, देखो ये मेरा जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री अल्टरनेट एंगल की वजह से यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, बस यही आपको अगर समझ में आ गया, बन गया डायग्राम, तो आपका आंसर खत्म। देखो
द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। तो मुझे पता है कि मुझे एक्स निकालना है, मुझे ये 60 पता है, ये 60 डिग्री एंगल पता है, तो मैं सीधे सीधे क्या यूज करूंगा, मैं भैया ये मेरा पता है ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा वाला बेटा, इन ट्रायंगल डीसीबी, या बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल बीसीडी, मैं tan 60 यूज करूंगा। और tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 60 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 60, बेस क्या है, एक्स मुझे निकालना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो एक्स बराबर हो जाएगा 60 अपॉन √3, डिनोमिनेटर में से √3 हटाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 √3 3 और ये हो जाएगा √3, तो ये 3 से काटोगे आ जाएगा 20, तो आपका हो जाएगा 20 √3। वैल्यू किसमें दे रखी है, हाइट की मीटर में, तो 20 √3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी जल्दीबाजी में ऐसा नहीं है कि बस आंसर कर दिया, देखा 20 √3 आंसर कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी करा जा रहा है, 20 √3 मीटर, 20 √3 सेंटीमीटर लिखा होगा, जल्दबाजी में ये नहीं कि सेंटीमीटर पे क्लिक करे आओ, मतलब सेंटीमीटर पे टिक करे आओ। अब सेंटीमीटर तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब कोई, मतलब ऑप्शन का नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन में कहीं डेटा ही नहीं है सेंटीमीटर नाम का, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर। अच्छा जी, सेमी सर्किल की बात कर रहा है भाई, सेमी सर्किल की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब पता है क्या हो गया, सेमी सर्किल की बात कर रहा है यानी इतना, ये इतने की बात कर रहा है, इतने की बात कर रहा है, इसके अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर की बात कर रहा है, तो इसके अंदर कैसे करेंगे देखो, हम्म, इसके अंदर की बात कर रहा है तो इसको हम इसे हटा देते हैं ना, ठीक है। अब समझो, वो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया था, सेमी सर्किल बनाया मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब इस सेमी सर्किल में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, हमें लार्जेस्ट ट्रायंगल चाहिए, तो बेटा लार्जेस्ट ट्रायंगल देखो, अब आप खुद सोचो, अगर सेमी सर्किल है तो आप ये सोचो ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है, गलत, ये सोचो ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है, गलत, मैक्सिमम हाइट, यानी जो मैक्सिमम हाइट होगी इस पॉइंट पे, तो इस तरीके से हम बनाएंगे ये, ठीक है। तो अब अगर हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये जो बेस है वो सर्किल के लिए क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 × r हुआ, और ये जो हाइट है ये सर्किल के लिए क्या हुई, रेडियस हुई, तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ, बेस हो गया 2r, हाइट कितनी हो गई r, 2 से 2 कट गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया r², सेमी सर्किल में, सेमी सर्किल में ऑप्शन नंबर ए, r², r², ठीक है, r² स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इफ sin x प्लस cos x बराबर 2, sin की पावर 19x प्लस cos x की पावर 20x प्लस इक्वल टू, देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये भी 1 आएगा, ये भी 1, और आंसर 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके चलेंगे। हमारे पास दिया क्या है, sin x प्लस cos x बराबर 2, और यहाँ पे हम इसके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, sin x प्लस 1 अपॉन sin x इक्वल टू 2, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा sin² x प्लस 1 अपॉन में sin x इक्वल टू 2, तो आपकी क्वाड्रेटिक आ जाएगी sin² x प्लस 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0, तो इसको जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लोगे, sin² x माइनस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, क्या क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे 1 आनी चाहिए, प्लस का साइन मतलब सम 2 आना चाहिए, मतलब ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई 1 आए और जिनको जब आप सम करो तो 2 आए, तो क्या होगा, सीधा सीधा है भैया 1 1 2, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, तो हम इसको लिख देंगे sin² x माइनस sin x माइनस sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप sin x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा, sin x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार sin x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और फिर दूसरी बार भी sin x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0, या फिर डायरेक्ट भी वहां पे आप कर सकते थे, जिन बच्चों को कैलकुलेशन पता है कि भैया ये तो क्या है, ये तो sin x माइनस 1 का, ये तो sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर है,
जिन बच्चों को डायरेक्ट पता है तो यहाँ पे लिख सकते थे कि भैया ये तो sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी हमने निकाल दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, sin x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। जब sin x बराबर 1 आ जाएगा तो यहाँ भी 1 की पावर 19, यहाँ भी 1 अपॉन sin 20x, तो 1 अपॉन sin 20 है, वही 1 की पावर 20, तो सब क्या है, 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। उस टाइम एग्जाम में बैठे हुए हो, माइंड पे क्या आपका है, क्या आपको तुरंत दिख रहा है, क्या आप फैक्टर के थ्रू करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। आपके पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। और वर्टिसेस दिए गए हैं, ए का दिया है 0,3, बी का है 0,0, सी के है 5,0 एंड द 4 वर्टिसेस। आपको डी के वर्टिसेस निकालने हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पे डी के वर्टिसेस ए, बी, ठीक, कोई बात नहीं। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये है कि ये जो आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब कि अगर ये पूरा 14 है तो ये 7-7 में होगा, ये 12 है तो ये 6-6 में हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये कि जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे उसे आप एज अ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, एज अ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो। ओके, तो हम बोलते हैं कि ये हमारे जो कोऑर्डिनेट है x, y है। क्या है, x, y है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे अब, कि मैं AC के, मतलब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, किसकी हेल्प से, मिड पॉइंट थ्रो डायगोनल AC। तो जब मिड पॉइंट निकालोगे x, तो क्या होगा, x1 + x2/2 यानी 0 + 5/2 यानी x हो जाएगा 5/2। y क्या हो जाएगा, y1 + y2/2 यानी 3 + 0/2 यानी y आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब यही मिड पॉइंट आपके BD के लिए भी काम करेंगे, मिड पॉइंट फॉर डायगोनल BD, ठीक। तो x बराबर यानी जो 5/2 है वो किसके बराबर होगा, x1 + x2 यानी a + 0/2, 2 से 2 कट गया, a आपका आ गया 5, y बराबर, y कितना निकाला हमने 3/2, वो किसके इक्वल आएगा, b + 0/2, 2 से 2 कट गया, सॉरी 2 से 2 कट गया, तो b बराबर आपका आ गया 3। तो यानी 4 जो कोऑर्डिनेट है हमने a, b माने, वो हमारी कौन क्या वैल्यू आ गई, 5,3 आ गई। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो पहले हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हैं। तो अगर हमें नंबर निकालने की 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, और जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसे घटा दो और +1 कर दो, तो ये हो गया 89 + 1 यानी 90। ये तो हमारे 2 डिजिट नंबर आ गए 90। 3 से डिवाइड होने वाले चाहिए, सीधे 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हो गए, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो जो दूसरा रूट है वो क्या है, रेसिप्रोकल है इसका। मतलब जो दूसरा रूट है सेकंड, यानी ये आपका फर्स्ट रूट है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 रूट होंगे, ये फर्स्ट है, सेकंड, सेकंड क्या है, फर्स्ट का रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा, ठीक। मुझे वैल्यू निकालनी है के की। के क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब यूज होता है, जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ x² x या कांस्टेंट के साथ, तो रिलेशन कब आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका कांस्टेंट अपॉन c/a, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट क्या है उसका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा, c है k और a है आपका 3। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में k बराबर 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 13, द लाइन 2x plus 3y minus 7 बराबर 0 divides the line segment joining A 2, -2 B 3, 7 in the ratio। देखो ये हमारा A जो है 2, -2 और जो B है 3, 7, ठीक है। तो एक लाइन है 2x plus 3y minus 7 बराबर 0, ये डिवाइड करती है आपकी लाइन सेगमेंट को। कौन से लाइन सेगमेंट को? ये आपका लाइन सेगमेंट है AB। AB आपका लाइन सेगमेंट है। देखो ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है ए और बी पॉइंट को, उसको आपको लाइन डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। किसमें? k रेशियो 1 में। तो इसमें हमें पता है क्या करना है? k रेशियो 1 निकालने के लिए कैसे निकलेगा? जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रही, मान लो ये पॉइंट P है, हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लें x, y। अब यहां पे एक्चुअल में क्या है? x y यहां दिया गया है, तो मैं इसको क्या करूंगा ना, अब एक्स वाई यहां दिया गया है, तो मैं इसे क्या करूंगा, कैपिटल एक्स इसे मान रहा हूं, इसे कैपिटल वाई मान लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे के फॉर्म में, और वो जो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे वो हम यहां पुट कर देंगे एक्स और वाई की जगह। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, अब देखो, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालें, तो ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया कि ये आपका m रेशियो n होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो क्या होता है, ये आपके x1 y1 होते हैं, ये x2 y2 होता है, और फॉर्मूला क्या होता है x का, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर है? तो x बराबर क्या होगा, m x2 यानी k x2 यानी 3k प्लस n x1 यानी 1 इंटू 2 यानी प्लस का 2 अपॉन में k प्लस 1। y का फॉर्मूला क्या होता है, m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन में m प्लस n। m बाई 2 k इंटू 7 यानी 7k प्लस n बाई 1 यानी 1 की माइनस 2 से 7k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1। ठीक, अब x और y की दोनों की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या करो, देखो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7, तो हम 3y इक्वल टू 7 लिख लेंगे। 2 x की वैल्यू आ गई 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 3, y की वैल्यू है 7k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 7। k प्लस 1 दोनों में तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 2 तिया 6k प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 सत्ते 21k माइनस 3 दूनी 6, और k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 7k प्लस 1, ये हो गया 21 और 6 27k माइनस 2 इक्वल टू 7k प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे आओ, 27k माइनस 7k, भैया माइनस 7k हो जाएगा उधर जाके, और यहाँ 7 है तो 2 इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20k इक्वल टू 7 2 9, k बराबर आपका आ जाएगा 9/20। हमने जो रेशियो लिया है वो हमने क्या लिया है बेटा, k रेशियो 1 लिया है, k की वैल्यू है 9/20 रेशियो 1, यानी ये हो जाएगा 9/20। ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट नहीं आते क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के आएंगे, तो वो थोड़ा सा घुमा फिरा आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द पेयर ऑफ इक्वेशन y बराबर a एंड x बराबर b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, क्या होगा? देखो इक्वेशन में y बराबर a है, इसको ऐसे समझो जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है x, दिस इज y एक्सिस, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर क्या दिया है, b, यानी x बराबर ये पॉइंट है, तो ये लेंथ आपकी b दी है, और y बराबर जो लेंथ है वो आपकी क्या दी है, a दी है। तो ये जो इनका पॉइंट निकलेगा भाई, x बराबर b, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट, भाई x बराबर b ये लेंथ है, तो यानी ये पॉइंट आएगा, और y बराबर a, भाई x बराबर b लेंथ है ना, तो ये जो लेंथ है b और ये a है, तो ये किस पे आएगी, तो भाई b कॉमा a पे आपका इंटरसेक्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, in an equilateral triangle ABC, if AD perpendicular BC, then which of the following is true? तो देखो इससे तो वैसे तो कॉन्सेप्टली आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड में क्लियर कर सकते हो कि अगर ट्रायंगल एबीसी दिया है और एडी परपेंडिकुलर बीसी है, तो उसका आप थोड़ा सा ना माइंड में रिवाइज कर करके उसे आप थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर बैठा सकते हो, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर ट्रायंगल एबीसी मतलब एबीसी दिया है, एडी परपेंडिकुलर बीसी दिया है, क्योंकि अगर मान लो किसी दूसरे पे दे दिया परपेंडिकुलर, मान लो एडी जो है वो बीसी की जगह आपका, बताता हूँ कैसे, अभी ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसे समझो, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी,
अब यहाँ पे तो हमें दिया है ए से बीसी पे परपेंडिकुलर डी, ठीक है। अगर ये मान लो एसी से ये बीडी परपेंडिकुलर हो जाए एसी पे, तो आपकी जो यहाँ पे टर्म है वो अलग हो सकता है। बट अगर एबीसी दिया है और इस तरीके से दिया है तो उसके लिए आप उसे याद कर सकते हो। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, हम इसको मैं आपको पूरा फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ कि आप जीवन में हमेशा याद रखो, कभी भी आ जाए। इक्विलैटरल ट्रायंगल सारी साइड इक्वल, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो मीडियन का काम करता है और आपकी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये भी a/2 और ये भी आपका a/2। दैट्स इट, ठीक। अब बची मेरे पास हाइट, उसकी वैल्यू एडी, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एडी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर मुझे निकालना है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एडी 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 सब में आ रहा है, इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ उस हाइट को। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर है ए स्क्वायर, बी डी स्क्वायर क्या है भाई, बी डी है आपका a/2, यानी a/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो ए डी स्क्वायर आपका आ गया 3a स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। जब आपका ए डी स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर अपॉन 4, तब आप देख लो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला वाला क्या कह रहा है, 2ab स्क्वायर, ए बी कितना है ए, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 3 ए डी स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो क्या ये इक्वल है, नहीं भैया ये इक्वल नहीं है। बी में आ जाओ, ध्यान से देखते हैं ना, ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे, हमेशा आंसर सही आएगा, बसलते कैलकुलेशन सही करो। 3ab स्क्वायर, 3 ए बी कितना है ए, तो ए स्क्वायर बराबर 4, ए डी स्क्वायर कितना अभी हमने निकाला है 3a स्क्वायर अपॉन 4, 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 3a स्क्वायर आ गया, दोनों साइड आ गई बराबर। तो ये हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं क्योंकि हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और भी आगे निकाल के दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इस पे, सी पे, 4ab स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर बराबर 3ad स्क्वायर, 3ad स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये इक्वल नहीं है भाई, देखो ना ये 9a स्क्वायर अपॉन 4 है, वो 4a स्क्वायर है। 3ab स्क्वायर, इस पे आ जाओ, 3a स्क्वायर बराबर 2, ad स्क्वायर कितना है 3a स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 जा 4, तो एक तरफ 3a स्क्वायर है, एक तरफ 3/2a स्क्वायर, ये भी आपका इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, if the roots of the equation a square plus b square x square minus 2 ब्रैकेट में ac plus bd into x plus c square plus d square बराबर 0 आर इक्वल, देन जब रूट्स इक्वल होते हैं तो वहां पे हमें डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट पता होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, वो क्या काम करता है, वो हमारा जीरो होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो के इक्वल होता है, जिससे मैं ये बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac हो। अब एक्चुअल में आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो पहले से ही स्मॉल लेटर्स में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे इनको कैपिटल लेटर्स में ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको भी कैपिटल लेटर्स में ले लेते हैं और इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से। देखो ये आपका, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक। और यहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम जनरल फॉर्म उसकी देखेंगे, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे जो ए है आपका, जो ए है वो है स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बी है आपका वो है माइनस का 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, और जो सी है आपका वो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कंपेयर करने के लिए, ठीक। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कैसे करेंगे, बी स्क्वायर बराबर 4ac वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें गिवन है आर इक्वल, हमें गिवन है, ठीक है भाई। तो बी बराबर, बी यानी भाई हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक। देखो बी है माइनस का 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बराबर 4ac, 4 ए कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी कितना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसीलिए देखो वो कैपिटल बनाए स्मॉल बनाए, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी इक्वल टू 4। इनकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर कि ए स्क्वायर की ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर। अब आओ आगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, ठीक। बचा क्या है
ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 2ac bd बराबर जी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर इससे मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि ये कुछ बन सकता है। क्या बन सकता है? देखो, ये आपका क्या बन सकता है, अगर मैं इसे AD का होल स्क्वायर लिख दूं, इसको BC का होल स्क्वायर लिख दूं और इसे लिख दूं माइनस का 2, ABCD है ना, AD को एक साथ लिख दूं और BC को एक साथ लिख दूं, तो ये मेरा AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर 0 बन जाएगा। ठीक है, जहां से मैं AD बराबर बीसी हो जाएगा, सी से भाई एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर बराबर 0, एडी माइनस बीसी बराबर 0, तो एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इजी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मतलब ये कह सकता हूं कि 20 में से 5 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं। देखो, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हो तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दिया है -3 + 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, या कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? एक सेकंड रुको। एक प्लस एक माइनस आ रहा है ना, एक सेकंड रुको जरा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सोचो कि सर इसमें बाद में इसके रूट क्या बनेंगे। देखो, हमें जो बेसिक डेटा पता है कि भैया जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, उसके यहाँ पे हमने सीधे वैल्यू पुट कर दी और हमने आंसर टिक कर दिया अपना बी। क्या आएगा वैल्यू वो मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना प्लीज। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 आर टू लाइंस विच आर, वो लाइंस आपस में क्या है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भैया ये जो है, जो इक्वेशन दी है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है, तो जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 मैंने लिखा है खाली। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये तीनों बराबर हैं तो लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, अगर पहला वाला ही बराबर नहीं होता है तो वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी नॉट इक्वल टू होता है। अगर पहला वाला बराबर है दूसरा वाला बराबर नहीं होता है तो वहां लाइन पैरेलल्स होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करके देख रहा हूं कि a1 अपॉन a2 यानी 2/3 इक्वल टू 3/2 आ रहा है, यानी पहले ही वाला बराबर नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहीं पे हमारा दिख गया कि इक्वल नहीं है, तो हमारा जब इक्वल नहीं होता तो हम क्या देखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मिलने का मतलब कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे, इंटरसेक्टेड एनी ओनली, इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इफ a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 5। अब पॉजिटिव इंटीजर्स बोले गए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो नेचुरल नंबर। अब प्राइम फैक्टर 5 किसमें बन सकता है भैया, और एटलीस्ट जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर वही 5 है, तो आप बोलोगे सर या तो हम 15 लें, तो 15 में हम अगर 3 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ जो लीस्ट है वो 3 बन जाएगा, यानी हम 15 वाले को नहीं ले सकते, तो इसका हमें लेना पड़ेगा 35। अगर हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि ए हमने लिया 35, तो इसके प्राइम फैक्टर करें 5 इंटू 7 आया, 5 हमारा चलो लीस्ट आ गया। अब अगला जो हमें लेना है उसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए 7, तो अब 35 तो वैसे नहीं ले सकते क्योंकि लीस्ट तो 5 है उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 किस में आएगा आपका, 77 में आएगा। तो जो बी हमने नंबर लिया 77, जब हम उसके फैक्टराइज कर रहे हैं 7 इंटू 11, तो 7 हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, यानी अगर आप ए प्लस बी करते हो, 35 प्लस 77 करते हो, तो क्या होगा, 7 5 12 का 2 कैरी 1, 7 3 10 1 11, 112। अब इसको आप ब्रेक करो, 2 इंटू
2 पंजे 10 बचा 1 2 छंग 12 इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 8 2 सत्ते 14 या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 अट्ठे 56 हो गया 56 दूनी 112 तो ये 2 हो गया 8 को जब आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये आपका आ गया 7 एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं आपको तो आप बोलोगे a प्लस बी क्या आएगा सर इसमें जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो 2 आएगा क्या आएगा बेटा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या आएगा आपका 2 आएगा तो आप बोलोगे इसमें आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 2 हो गया डायरेक्ट करने का तरीका इसका ये कह सकते हो कि एक में स्मॉल में 5 आ रहा है इसमें 7 आ रहा है तो इसका सम क्या आ रहा है 12 अब 12 में भी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 ही होता है तो वहां से भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 121 लीव्स रिमाइंडर 27 एक नंबर है जब इसे 121 से डिवाइड किया जा रहा है लीव्स तो कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आपका दे रहा है 27 आपका रिमाइंडर दे रहा है तो कह रहा है व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 अगर हम सेम उसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 11 से तो क्या आएगा अगर हम उसी सेम नंबर को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस केस में जो 11 है भाई सेम नंबर है ना तो अभी 121 का फैक्टर 121 का फैक्टर ही तो हुआ 11 तो अगर 121 से रिमाइंडर कितना दे रहा है 27 तो अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो जो 27 है उसको डिवाइड करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 11 टू 22 और ये आपका आ जाएगा 5 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है तो अगर हम उस सेम नंबर को 121 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 27 और अगर हम उसी सेम नंबर को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो यानी इसका फैक्टर हो गया ना तो हम जो इसका रिमाइंडर है उसको सीधे उसके फैक्टर से डिवाइड करा जा सकता है 11 से 27 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 ठीक कैसे निकालोगे व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 ये सेम नंबर है इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम 121 से कर रहे थे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था उसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं उसके फैक्टर यानी 11 से वो हमारा आंसर आएगा जो रिमाइंडर में बचेगा यानी 5 तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं थैंक यू सो मच बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चन में